हेलो एवरीवन। चलो लेट्स स्टार्ट विद अपना रिवीजन का सीरीज। ठीक है, अभी नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है टाइम ऑफ सप्लाई। बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके रोड मैप के हिसाब से अगर चले तो हम लोग इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई, सेक्शन 31 पूरा नहीं पढ़ेंगे, उतना पढ़ेंगे जितना हमारे लिए काम का है। देन सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। देन अगेन सेक्शन 31 पढ़ेंगे, उतना पढ़ेंगे जितना हमारे इस चैप्टर के लिए काम का है। एंड देन वी हैव सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ने का रिवीजन लेक्चर अपन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट, टाइम ऑफ सप्लाई का मीनिंग है, टाइम ऑफ सप्लाई इज द पॉइंट इन टाइम व्हेन द लायबिलिटी टू पे टैक्स अराइजेस। मतलब कि टाइम ऑफ सप्लाई वो टाइम डिसाइड करता है जिस टाइम पे, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी अराइज होगा। करेक्ट। देन सेक्शन 31 क्यों पढ़ना है? तो देखो, हमारे लिए टाइम ऑफ सप्लाई को डिसाइड करने के लिए डेट ऑफ पेमेंट, फिर डेट ऑफ इनवॉइसेस, ये दोनों मेजरली काम आता है। लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट में इनवॉइस लेट भी दे सकते हैं, कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट में इनवॉइस अर्ली भी मिल सकता है। इसीलिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड सेक्शन 31 ने टाइम दिया है, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। मतलब किस दिन तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, वो सेक्शन 31 बोलता है। हम पूरा सेक्शन 31 कहाँ पढ़ेंगे? टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट वाले चैप्टर में। लेकिन यहाँ पे हम रीड करने वाले हैं टू द एक्सटेंट रेलेवेंट टू द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, टेक्निकली वी आर एनालाइजिंग कि लास्ट डे ऑन विच सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस, टेक्निकली ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अगर तुम उस गुड्स में डील कर रहे हो जिसमें मूवमेंट है, तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स आपको इशू कर लेना चाहिए इनवॉइस। अगर तुम उस गुड्स में डील करो जिसमें मूवमेंट नहीं है, तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू द रेसिपिएंट, उस टाइम तक इशू हो जाना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारा केस कंटिन्यूअस सप्लाई का है, तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट एंड रिसीट ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के एग्जांपल के साथ अपन ने बहुत सारे डिस्कशन किए थे। फिलहाल इतना समझो कि पीरियोडिकल स्टेटमेंट के हिसाब से जब जब पेमेंट करना था, उस टाइम पे या उसके पहले आपको इनवॉइस इशू करना है। अगर आपका केस गुड्स सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस, सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस में है, तो आपको इनवॉइस इशू कब तक कर देना चाहिए? बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब जब आपने गुड्स एक्चुअली सप्लाई हुआ होगा, और विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। मतलब कि अगर तुमने टाइम दे रखा है कि 6, मतलब मान लो 8 महीने का टाइम दे रखा है, तुम एक्सेप्ट कर या रिजेक्ट कर, लेकिन उसने 4 महीने में ही एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर चौथे महीने में जब एक्सेप्ट किया तभी आपको इशू कर लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने मान लो 7th मंथ में एक्सेप्ट किया, तो फिर आप टेक्निकली 6 महीने के ऊपर जा चुके हो, इसलिए 6 मंथ तक आपको इशू कर लेना चाहिए था। जब आपका 6 मंथ एंड होता है ना रिमूवल से, तब तक। ठीक है। देन वी हैव टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ये मेजर सेक्शन है, टेक्निकली ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यही मेन सेक्शन है ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स को अगर पढ़ना है तो ये लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज। अगर बात फॉरवर्ड चार्ज की है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, इस फॉरवर्ड चार्ज के केस में, गुड्स के केस में, फॉरवर्ड चार्ज के केस में डेट ऑफ पेमेंट को इग्नोर करना है। गुड्स के केस में, फॉरवर्ड चार्ज के केस में डेट ऑफ पेमेंट को इग्नोर करना है। मतलब इसका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। नोट में यही बोला है कि डेट ऑफ पेमेंट इज इररेलेवेंट इन दिस केस। ठीक है, लेकिन इसका एक अमेंडमेंट है, बहुत ब्यूटीफुल अमेंडमेंट है, जो मेजरली स्टूडेंट से मिस हो गया होगा या मिस हो जाएगा गलती से। जो अमेंडमेंट हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में रीड करेंगे, तो जब वैल्यू ऑफ सप्लाई का मैं रिवीजन अपलोड करूंगा ना, तब आप टाइम ऑफ सप्लाई का एक हल्का सा डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, एक ही लाइन का डिस्कशन है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। मतलब एक ही केस ऐसा है जिसमें डेट ऑफ पेमेंट को इग्नोर नहीं करना है। एनीवे, फिर आता है रिवर्स चार्ज, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज। तो इस केस में ये लोग बोलते हैं कि डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, क्योंकि आप रिवर्स चार्ज की बात कर रहे हो, मतलब यहाँ पे आप सेलर नहीं हो, यहाँ पे आप बायर हो। अगर आप बायर हो मतलब आपके पास गुड्स मिलने वाला है, आपको गुड्स क्या होने वाला है? मिलने वाला है। इसीलिए डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स एंड डेट ऑफ पेमेंट विच एंड 31st डे फ्रॉम द सप्लायर इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। अब देखो, जहां जहां डेट ऑफ पेमेंट है, वहां ये लोग ने क्या बात किया? 2 बातें की है कि अगर डेट ऑफ पेमेंट की बात आती है तो 2 बातें आती है।
कि आपने पेमेंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कब रिकॉर्ड की है एंड आपके पेमेंट एक्चुअली बैंक अकाउंट से कब डिडक्ट हुए या आए हैं। ठीक है, अब सोचने वाली बात यह है कि अगर मैं रिवर्स चार्ज की बात कर रहा हूं, मतलब मैं बायर हूं, और अगर मैं बायर हूं तो मतलब मेरे केस में पेमेंट डिडक्ट होने वाली है, और जब भी बैंक अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट होती है तब क्या होती है, डेबिट होती है। इसका मतलब यहाँ पे यह है कि डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग द पेमेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम बैंक अकाउंट एंड 31st डे फ्रॉम सप्लायर इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। तो बहुत सिंपल चीज है, रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट एंड 31st डे फ्रॉम सप्लायर इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, अगर इन ऊपर के सारे केस में कोई भी डेट अनसर्टेनेबल है, ठीक है, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, डेट ऑफ एंट्री ऑफ गुड्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब जब नट्टू काका ने एंट्री पास किया तब, अपने एग्जांपल में देखे थे, जब नट्टू काका ने एंट्री पास किया तब मान लेना कि हाँ यही टाइम ऑफ सप्लाई है। ठीक है, वाउचर, रेसिडुअल केस और एडिशन ये मैं सर्विस के साथ में करवाऊंगा। अब हम लोग आ जाते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। उसके लिए सेक्शन 31 पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये बोलता है लास्ट डे ऑन विच सप्लायर नीड टू इशू इनवॉइस। ठीक है, अब पहला नॉर्मल केस में एक सप्लायर को इन केस ऑफ सर्विस या तो बिफोर द प्रोविजन ऑफ सर्विस या विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई इशू कर लेना चाहिए इनवॉइस को। ठीक है, इधर बिफोर द प्रोविजन ऑफ सर्विस और विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई। ठीक है, 45 days इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसीज। मतलब ये 30 days 45 days में कन्वर्ट हो जाएंगे इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एनबीएफसीज। ठीक है, फिर ये जो पॉइंट लिखा है ये एक बार रीड करना है और आगे बढ़ना। इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एनबीएफसीज और अ टेलीकॉम ऑपरेटर or other supplier of services notified by the government making taxable supply of service between distinct person मतलब related person as per section 25 may issue tax invoice before or at the time of such supplier records the same in his books of account or before the expiry of quarter during which the supply was made। तो ये इसके लिए आप खाली एक रीड वर्क करो, ये इंटर के लेवल पे ये इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पर रीड एक बार रीड करके जाना। देन आता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलता है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, अगर ड्यू डेट है तो। लेकिन अगर ड्यू डेट नहीं है, इफ द ड्यू डेट इज नॉट नोन देन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस रिसीव्स द पेमेंट। मतलब कि जब पेमेंट तुम करोगे तो सामने वाले को इशू इनवॉइस इशू कर लेना चाहिए। ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ माइलस्टोन इवेंट व्हेन द पेमेंट इज लिंक्ड टू द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट। मान लो इट्स नॉट अबाउट ड्यू डेट, ठीक है, अगर तुम जिस पेमेंट की बात कर रहे हो उसका लिंक किसी माइलस्टोन से है, जस्ट लाइक कंस्ट्रक्शन सर्विस, कि भाई 5th फ्लोर हुआ तो इतना पैसा देना, 5th स्लैब तक इतना पैसा ड्यू हो जाएगा, 8th स्लैब तक इतना पैसा ड्यू हो जाएगा, 12th स्लैब तक इतना पैसा ड्यू हो जाएगा, है ना। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर वो जैसे ही माइलस्टोन अचीव हो जाता है आप इश्यू कर दो इनवॉइस को। ये कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का केस है। फिर आता है सीजेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बिफोर कंप्लीशन ऑफ सप्लाई। क्या होता है, सप्लाई हो रही है और थोड़ी सी सप्लाई होने के बाद मेरे वाला बस अब मजा नहीं आ रहा है, मेरे को नहीं चाहिए सप्लाई, तो क्या होगा, तो सीजेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बिफोर कंप्लीशन ऑफ सप्लाई, द इनवॉइस टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई मेड बिफोर सच सीजेशन शुड बी इशूड एट द टाइम व्हेन द सप्लाई सीजेस। मतलब मान लो 30% सप्लाई किया और फिर बंद हो गया, तो 30% जितना जैसे ही बंद हुआ उतना इशू कर देना इनवॉइस, और बाकी का तो वैसे भी सप्लाई नहीं होने वाला तो इनवॉइस इशू करने की बात ही नहीं आती। तो मोटा मोटी आपको इसमें याद रखने लायक सिर्फ इतनी सी चीज है कि बिफोर द प्रोविजन ऑफ सप्लाई, प्रोविजन ऑफ सर्विस और विद इन 30 days आपको इशू कर लेना चाहिए इनवॉइस। और इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी के केस में ये 30 days 45 days में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आता है मेन चीज, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो ये बोलता है कि अगर तुम फॉरवर्ड चार्ज में हो तो 2 बातें, और अगर तुम रिवर्स चार्ज में हो तो 1 बात है। अगर तुम फॉरवर्ड चार्ज में हो तो 2 बातें ये है कि क्या तुमने इनवॉइस टाइम पे इशू किया है, क्या तुमने इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं किया है। अगर इनवॉइस टाइम पे इशू किया है तो आपका डेट ऑफ इनवॉइस अच्छी चीज है। लेकिन अगर आपने इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं किया है तो फिर आपका डेट ऑफ इनवॉइस एकदम फालतू चीज है। In that case, we need date of provision of services. बस इतना याद रखें।
मतलब फॉरवर्ड चार्ज के केस में इफ इनवॉइस इशूड विद इन द टाइम, देन ड्यू डेट टाइम ऑफ सप्लाई इज date of issue of tax invoice and date of payment whichever is earlier. Date of issue of invoice and date of payment whichever is earlier. पेमेंट में अगेन दो बातें, बुक्स ऑफ अकाउंट में कब गया और बैंक अकाउंट में कब आया. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरवर्ड चार्ज. फॉरवर्ड चार्ज में क्या हो रहा है कि मैं एक सेलर हूँ, सामने वाला मुझे पेमेंट दे कर रहा है, तो मेरे पास पेमेंट आ रहा है. जब भी पेमेंट बैंक अकाउंट में आता है तो अपन को मैसेज आता है क्रेडिटेड. इसीलिए यहाँ पे एक चीज याद रखना, पेमेंट क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट and recording in payment in books of account and issue of tax invoice whichever is earlier. But what if मैंने invoice टाइम पे इशू किया ही नहीं है. अगर मैंने टाइम पे इनवॉइस इशू किया ही नहीं है तो फिर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस तो खराब हो गया ना. देन वी नीड डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट व्हिचएवर इज अर्लियर. मतलब इशू ऑफ इनवॉइस का डेट हट के प्रोविजन का डेट आ जाएगा अगर आपने टाइम पे इशू नहीं किया है तो. यहाँ पे वो केस सेम है कि अगर अनसर्टेनेबल है तो आप रिसीट ऑफ सर्विस इन बुक्स ऑफ अकाउंट जब नेटुका का एंट्री करेंगे तभी आप इनवॉइस इशू कर लेते. ना अगर रिवर्स चार्ज का केस है तो इधर थोड़ा सा गेम चेंज हो जाता है. उस वाले रिवर्स चार्ज में 31st डे था फ्रॉम इनवॉइस, इस वाले रिवर्स चार्ज में 61st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस. उस वाले में रिसीट ऑफ गुड्स था, इस वाले में रिसीट ऑफ सर्विस नहीं है. उस वाले में डेट ऑफ पेमेंट था, इस वाले में भी है. मतलब वहां पे एक एक्स्ट्रा था रिसीट, यहाँ पे वो नहीं है. तो सिंपल हो गया, डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे विच एवर इज अर्लियर खत्म. डेट ऑफ रिकॉर्डिंग द पेमेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट, डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड, ऑफ कोर्स रिवर्स चार्ज दैट इज डेबिटेड, एंड 61st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर. नीचे लाइन सेम बोलता है अनसर्टेनेबल है तो फिर एंट्री जब करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट में तभी आप टाइम ऑफ सप्लाई मान. अब हम लोग बात करेंगे वाउचर्स की, रेसिडुअल केस की और एडिशंस की. पहले अच्छा ये मैंने बाद में बात क्यों किया, क्योंकि ये गुड्स सर्विस और सर्विस दोनों के लिए सेम है. ठीक है, तो मैं जो भी बोल रहा हूँ वो गुड्स और सर्विस दोनों पे एप्लीकेबल. अगर आपने वाउचर इशू किया, ठीक है, अगर आपने क्या किया वाउचर इशू किया और वो वाउचर की जो सप्लाई वो आइडेंटिफाइबल है, मतलब सेलर को और बायर को दोनों को पता है कि इस वाउचर से तू यही शर्ट खरीद सकता है, तो उस केस में जब मैं वाउचर को इशू करूंगा ना तभी मान लूंगा सप्लाई. क्योंकि कोई बेवकूफी होगा जो फ्री का वाउचर नहीं यूज करेगा. इसलिए वाउचर इशू करने का मतलब ही सप्लाई करने के बराबर है. लेकिन अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है, मतलब वो वाउचर मान लो 500 रुपीज का कूपन है, आप कुछ भी खरीद सकते हो, शर्ट भी खरीद सकते हो, और अगर उस मॉल में कुछ छोटा सा मोबाइल कवर मिल रहा है तो वो भी खरीद सकते हो. तो टेक्निकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है, तो यहाँ पे यू आर नॉट अवेयर कि कौन सा रेट ऑफ जीएसटी लगेगा, एंड दैट इज वाई आपको वेट करना पड़ेगा कब वाउचर रिडीम हो, एंड दैट इज वाई यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई जाता है डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर. ठीक है. रेसिडुअल केस में क्या होता है कि अगर पीरियोडिकल रिटर्न फाइल किया है तो फिर ड्यू डेट ऑफ सच रिटर्न. रेसिडुअल केस का मतलब ऐसे केस जो जिसमें आप ऊपर वाले केस में फॉल नहीं हो पा रहे. तो सिंपल है, अगर आप रिटर्न फाइल करने वाले इंसान हो तो जब रिटर्न फाइल करोगे तब टैक्स पे तब इनवॉइस इशू कर लेना और वही तब टैक्स भी पे कर देना. टाइम ऑफ सप्लाई हिट हो जाएगा. और अगर आप अन्य अदर केस मतलब आप रिटर्न का कोई थोड़ा सा सीन नहीं है तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स जब टैक्स भरोगे वही हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई मान. फिर कभी कभी क्या होता है कि आपस में जब लेट पेमेंट होता है ना तो उस इनवॉइस पे लिखा होता है कि पे विद इन 30 डेज अदरवाइज इंटरेस्ट विल बी लेविएबल. ठीक है, ये इंटरेस्ट गवर्नमेंट लेवी नहीं कर रहा है, ये इंटरेस्ट हम दोनों लेवी कर रहे हैं. हम दोनों मतलब बायर और सेलर के बीच में ये बात है. उस वजह से क्या होता है कि अगर मैंने 30 डेज के ऊपर पेमेंट किया अगर, तो इंटरेस्ट का एडिशनल कॉस्ट आ जाता है बायर के ऊपर और इंटरेस्ट का एडिशनल सप्लाई हो जाता है सेलर के थ्रू. तो ये जो इंटरेस्ट है, लेट फी और ये पेनल्टी है, ये गवर्नमेंट का नहीं है, ये सेलर और बायर के बीच की बात है. अगर ऐसा कोई केस है तो ओरिजिनल सप्लाई का टाइम ऑफ सप्लाई तो ऊपर सेक्शन 12 और 13 से सेट हो जाएगा. लेकिन व्हाट अबाउट ये एडिशनल कॉस्ट जो 30 दिन के बाद पता चल रहा है, तो उसके लिए डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स द सच एडिशन वैल्यू, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रिसिट आप टाइम ऑफ सप्लाई मानना. पैसा आया तो वही दिन टाइम ऑफ सप्लाई, अदरवाइज नहीं. ठीक है. अभी ये क्या बोलते हैं नोट, एक्सेस पेमेंट अप टू 1000, ऑप्शन फॉर टेकिंग इनवॉइस डेट एज अ टाइम ऑफ सप्लाई in terms of proviso relating to time of supply of goods and service under forward charge. मतलब कि
टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज फॉर अ पेमेंट अप टू ₹1000 रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस इनवॉइस्ड, मतलब कि गलती से ज्यादा पैसा आ गया, शायद ₹1000 अप टू 1000, द supplier can choose to take the date of invoice issued with respect to such excess amount as the time of supply of goods of such excess value। मतलब कि अगर ₹1000 तक का एक्सेस अमाउंट है ना, तो उसके लिए नया टाइम ऑफ सप्लाई मत गिनो। आप एक काम करो, आपका जो ओरिजिनल इनवॉइस था ना, डेट ऑफ इनवॉइस, उसी को टाइम ऑफ सप्लाई मान लो। Since GST on supply of goods is payable only on the basis of issuance of invoice, this provision is practically irrelevant for supply of goods। Why? Because supply of goods के फॉरवर्ड चार्ज में डेट ऑफ पेमेंट को इग्नोर करना है, तो इसीलिए बाय डिफॉल्ट ये प्रोविजन सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विस पे लग जाएगा। This provision facilitates the supplier to defer the payment of tax on small amounts typically received by him in excess on the invoice amount। ठीक है, कुछ नहीं, बेसिक्स बात बता रहा है कि ये प्रोविजन अपने को सप्लायर को एक फैसिलिटी दे रहा है कि भाई तुम डिफर कर सकते हो पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन स्मॉल अमाउंट। गवर्नमेंट को मालूम है इसके लिए मेरा इतना कोई लॉस होने नहीं वाला, इसलिए वो ₹1000 तक का अलाउ किया है। चलो मैं आपको है ना क्विकली इसको और एक बार रिवाइज कराता हूँ, 2 टाइम्स रिवाइज कराता हूँ, ठीक है, क्योंकि छोटा चैप्टर है और इंपॉर्टेंट है। हम टाइम ऑफ सप्लाई में 2 बातें करते हैं, गुड्स के केस में एंड सर्विस के केस में। गुड्स के केस में 2 बातें करते हैं, फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज का टाइम ऑफ सप्लाई में बहुत ईजी है, डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। इसमें डेट ऑफ पेमेंट इग्नोर करना है, करेक्ट। आरसीएम के केस में डेट ऑफ रिसिट ऑफ गुड्स, फिर डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट में 2, तो चलो मैं डेट ऑफ पेमेंट लिखते ही नहीं, कंफ्यूज क्यों करना। बुक्स ऑफ अकाउंट में कब रिकॉर्ड किया पेमेंट को, और फॉरवर्ड चार्ज नहीं, आरसीएम है ना, तो पेमेंट कब डेबिट हुआ फ्रॉम बैंक अकाउंट, 31st डे फ्रॉम सप्लायर का इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। सर्विस में भी 2, फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज में भी 2, ठीक है। एक है टाइम पे इशू किया इनवॉइस, और एक है नॉट विद इन टाइम। ठीक है, मैंने अगर विद इन टाइम इनवॉइस इशू किया है, तो डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट। तो डेट ऑफ पेमेंट में भी 2 बातें, कौन सी 2 बातें हैं, पेमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट में कब रिकॉर्ड किया एंड पेमेंट कब क्रेडिटेड हुआ, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, सिंपल सर्विस के केस में। लेकिन अगर इनवॉइस इशू नहीं किया है टाइम पे, तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, फिर बुक्स ऑफ अकाउंट में कब किया, क्रेडिट कब किया, विच एवर इज अर्लियर। और अगर रिवर्स चार्ज है तो फिर रिसिट ऑफ सर्विस से तेल लेने गया, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में पेमेंट कब रिकॉर्ड किया, करेक्ट, डेबिट कब हुआ क्योंकि रिवर्स चार्ज है, एंड 61st डे फ्रॉम सप्लायर इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। बस इतना सा छोटा सा बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। टाइम ऑफ सप्लाई ऐसे चार्ट के वाइज करो तो आपका मेरे हिसाब से कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो वाउचर का और रेसिडुअल केस का तो इजी है। ऑल द वेरी बेस्ट। अपन ने 15-20 मिनट के अंदर अंदर ये टाइम ऑफ सप्लाई को रिवाइज कर लिया। आप भी कर लो, कम टाइम में अच्छा मार्क्स कवर हो जाएगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।